हेलो साथियों, मैं बी एल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम इस मंच पे जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो पूरा कंप्लीट कर लिया है और जो हिंदी व्याकरण है वो भी हमने कंप्लीट कर लिए। अब जो हिंदी साहित्य इतिहास के बाद में इसकी जो कुछ गद्य जो रचनाएं बच जाती है, जिसके अंदर जो कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, ये हम बाद में देखेंगे। उससे पहले जो हमने आधुनिक काल तक यानी जिसके अंदर हमारे आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और जो आधुनिक काल है, यहाँ तक का जो हमने देखा है, तो आधुनिक काल से संबंधित कुछ जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है, तो हम 2-3 क्लासों में वो जो क्वेश्चन है महत्वपूर्ण, उन क्वेश्चनों के बारे में अध्ययन करेंगे और इसके बाद में जो आगे है वो हम देखेंगे। इसके जो हमारे नोट्स है, ये नोट्स मैं टेलीग्राम पे आपको अपलोड कर दूंगा। आप लेना चाहे तो उस टेलीग्राम का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ले सकते हो। अभी मैंने उस पे जो हिंदी व्याकरण है उसके नोट्स अपलोड किए हैं। ये जैसे ही हमारा कंप्लीट होगा इसके नोट्स भी मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस चैनल पर मैंने जैसे व्याकरण करवा दिए, हिंदी साहित्य का इतिहास है वो लगभग कंप्लीट करवा दिए। इसके बाद में हम आगे देखेंगे कि जैसे जो हिंदी की शिक्षण विधियां हैं वो करवाएं, या फिर जैसे हिंदी के अंदर हमारी जो काव्य शास्त्र में छंद, अलंकार, दोहा ये जो बचते वो करवाएं। तो आगे की जो सिचुएशन देखेंगे उसके हिसाब से हम चलते रहेंगे। तो आप मेरे चैनल से नियमित जुड़े रहे, क्योंकि मैं प्रत्येक दिन सुबह मॉर्निंग में 8 बजे वीडियो अपलोड कर देता हूं। तो आप मेरे चैनल से नियमित जुड़े रहेंगे तो आपको अच्छा फायदा होगा। अब बिना समय गंवाए हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन है, 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक का समय किस नाम से पुकारा जाता है। यानी 1936 से लेकर 1943 ईस्वी के बीच में जो हमारा टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड को किस नाम से पुकारा जाता है। तो ए में दे रखा छायावाद, ब में दे रखा प्रयोगवाद, स में दे रखा प्रगतिवाद और द में दे रखा है रहस्यवाद। तो हमने देखा है कि जो ये आधुनिक काल है, आधुनिक काल के जो अलग अलग भाग किए गए, आधुनिक काल है उस आधुनिक काल के क्या किए गए हैं, आधुनिक काल के ये पार्ट है। आधुनिक काल में हमने शुरुआत में देखा था कि भारतेंदु काल था, भारतेंदु काल। उस भारतेंदु काल के बाद में हमारा कौन सा था, द्विवेदी काल था, द्विवेदी काल था। द्विवेदी काल से हम आगे चले जो हमारा छायावाद था, छायावाद। उस छायावाद से फिर आगे चले तो हमारा प्रगतिवाद था, प्रगतिवाद। और प्रगतिवाद से फिर था प्रयोगवाद, प्रयोगवाद। और प्रयोगवाद से हमारी था नई कविता। तो यहां तक हमने इसमें देखा है, यानी आधुनिक काल के भाग थे भारतेंदु काल, द्विवेदी काल, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। अब जो हमारा भारतेंदु काल है ये 1850 ईस्वी से शुरुआत हुई थी और ये 1900 ईस्वी तक था। 1850 से 1900 ईस्वी तक हमारा क्या था, भारतेंदु काल था। फिर हम देखते हैं कि 1900 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी से लेकर 1920 तक हमारा कौन सा था, द्विवेदी काल था। फिर द्विवेदी काल 1920 से आगे हमारा रवाना हुआ छायावाद और वो 1936 तक था, 1936 तक था। 1936 से हम आगे बात करें तो प्रगतिवाद जो 1943 ईस्वी तक था। फिर 1943 से आगे जो चला वो प्रयोगवाद 1953 ईस्वी तक था। और 1953 ईस्वी से जो वर्तमान तक चल रहा है वो हमारा नई कविता। तो हमें क्या पूछा है, 1936 से 1943 ईस्वी के बीच में पूछा, तो 1936 से लेकर 1943 ईस्वी के बीच में प्रगतिवाद था। अब ये प्रगतिवाद हमारा कौन से ऑप्शन में, हमारा स वाले ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स हो जाएगा। तो आपको इस प्रकार पढ़ाई करनी है, इस प्रकार अगर पढ़ाई करोगे तो ही आप अच्छे से एग्जाम में परफॉर्मेंस कर पाओगे। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ये आधुनिक काल का है वो वर्गीकरण किया गया है। अब एक बार मैं इसको इरेज करता हूं। आगे बात करें हम 2 नंबर क्वेश्चन की। 2 नंबर क्वेश्चन है हमारा,
डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने आधुनिक काल को किस नाम से पुकारा है? यानी डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ है, उसने आधुनिक काल को किस नाम से पुकारा है, उसके बारे में हमें पूछा है। तो इसके ऑप्शन देखिए। ऑप्शन में हमारे ए में दे रखा अंधकार काल, नहीं है। ब में दे रखा कलात्मक उत्कर्ष काल, ये भी नहीं है। स है साहित्य शास्त्रीय काल, ये भी नहीं है। और द में दे रखा साहित्य काल। तो डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ है, उसने जो आधुनिक काल है उसको साहित्य काल कहा था, साहित्य काल कहा था। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, निम्न में से किस युग को डॉक्टर नगेंद्र ने जागरण सुधार काल कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने किस काल को जागरण सुधार काल कहा है? तो हमने देखा है कि जैसे एक होता है हमारा भक्ति काल, भक्ति काल, और एक था भारतेंदु काल, भारतेंदु काल, और एक था हमारा द्विवेदी काल, द्विवेदी काल। ये तीन हमारे को याद रखने हैं। एक था भक्ति काल, एक था भारतेंदु काल, और एक था द्विवेदी काल। जो भक्ति काल था इसको बोला जाता है जागरण काल, जागरण काल। भक्ति काल को क्या बोला जाता है? जागरण काल। और भारतेंदु काल है, इसको बोला जाता है पुण्य जागरण काल, पुण्य जागरण काल, पुण्य जागरण काल। और द्विवेदी काल है, इसको बोला जाता है जागरण सुधार काल, सुधार काल। अब इसको क्यों बोला जाता है? यानी जो हमारे भक्ति काल है, इस भक्ति काल के अंदर जो हमारा जो आदि काल था, उस आदि काल में जो साहित्य लिखा गया, उससे एक नए प्रकार का साहित्य लिखा गया, सारे जो भक्ति की ओर प्रवृत्त हुए। तो इसको क्या बोला? जागरण काल। यानी इसके अंदर जगे शुरुआत हुई थी, तो इसलिए जागरण काल बोला। फिर बीच में आ गया था हमारा रीति काल, भक्ति काल के बाद में रीति काल। तो फिर वापिस ये राग रंग में रंगने लगे, तो वो बीच का काल है वो ऐसे राजा महाराजाओं की प्रशंसा में निकला। उसके बाद में जो भारतेंदु काल आया, उस भारतेंदु काल में वापिस वो एक देश प्रेम की भावना जगी, तो उसको बोला पुनः जागरण काल, पुनः जागरण काल। फिर जो द्विवेदी काल था यानी पुनः जागरण काल, इसमें जो जगे उसमें जो कमियां रही, तो उसमें इसमें सुधार किया गया, तो इसको बोला जागरण सुधार काल। तो द्विवेदी काल है, उसको क्या बोला गया? जागरण सुधार काल कहा गया। किसने कहा था? डॉक्टर नगेंद्र ने। तो हमारा स वाला ऑप्शन है रीति काल, सॉरी ब वाला ऑप्शन है द्विवेदी काल। इसमें क्या हो जाएगा? हमारा द्विवेदी काल हो जाएगा। आंसर क्या होगा इसका? ब हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, खड़ी बोली का पद्य पुस्तक के लेखक है। खड़ी बोली का पद्य पुस्तक के लेखक है, तो ये तो आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। इसमें ए में दे रखा अयोध्या प्रसाद खत्री, ब में दे रखा अयोध्या सिंह उपाध्याय, स में महावीर प्रसाद द्विवेदी, द में इनमें से कोई नहीं। तो 4 नंबर में हमारा जो ए वाला ऑप्शन है अयोध्या प्रसाद खत्री, यानी 4 नंबर में ए है वो राइट हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, खड़ी बोली का समर्थन करने वाले बड़े हट्टी एवं मूर्ख है, इस कथन के प्रतिपादक है। तो मैंने आपको बताया ये परिभाषा जब पढ़ाया था उस समय। तो आप देखिए, एम में जगन्नाथ दास रत्नाकर, ब में सत्यनारायण कविरत्न, स में पंडित राज जगन्नाथ, द में पंडित रामचरित उपाध्याय। तो 5 नंबर में है वो ए वाला ऑप्शन है वो राइट है, यानी खड़ी बोली का समर्थन करने वाले बड़े हट्टी एवं मूर्ख है, ये बात जगन्नाथ दास रत्नाकर ने कही थी। आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। आचार्य शुक्ल ने के अनुसार शुद्ध एवं परिमार्जित खड़ी बोली की सर्वप्रथम रचना है। यानी आचार्य शुक्ल के अनुसार शुद्ध एवं परिमार्जित खड़ी बोली की सर्वप्रथम रचना है। तो एम में देर का चंद छंद वर्णन की महिमा, ब है कुतुब मुस्तरी, स है भाषा योग वशिष्ठ, और द है पद्म पुराण। तो हमारे जो 6 नंबर क्वेश्चन है, उस 6 नंबर में जो स वाला ऑप्शन है भाषा योग वशिष्ठ, जो 1541 ईस्वी में रचित रचना है, सॉरी 1741 ईस्वी में, 1741 ईस्वी में रचित रचना है। और इसका जो रचनाकार है वो है राम प्रसाद निरंजनी, राम प्रसाद निरंजनी, राम प्रसाद निरंजनी। तो हमारा स वाला ऑप्शन इसका राइट है। आगे 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस रचना को चंद्रावती के नाम से जाना जाता है?
चंद्रावती के नाम से जाना जाता है। एम में नासिकेतोपाख्यान, ब में प्रेम सागर, स में सुख सागर, द में रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी। तो ए वाला ऑप्शन है नासिकेतोपाख्यान। इस नासिकेतोपाख्यान का जो नाम है वही क्या है? चंद्रावती। चंद्रावती दूसरा नाम क्या? चंद्रावती। और इसके जो लेखक है वो है सदल मिश्र। सदल मिश्र। और हमारा जो रानी केतकी की कहानी है, रानी केतकी की कहानी उसको बोला जाता है उदयभान चरित्र। उदयभान चरित्र। सुख सागर है उसके रचनाकार है सदासुख लाल नियाज। और प्रेम सागर है इसके लल्लू लाल। तो ये हो गया। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है हिंदी के लिए खड़ी बोली शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस पुस्तक में प्राप्त होता है? तो हिंदी के लिए खड़ी बोली शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस पुस्तक में प्राप्त होता है? एम में नासिकेतोपाख्यान, ब प्रेम सागर, स रानी केतकी की कहानी, द सुख सागर। तो हमारा 8 नंबर है वो प्रेम सागर जो लल्लू लाल की रचना है। लल्लू लाल। ये लल्लू लाल की रचना है प्रेम सागर, जिसके अंदर सर्वप्रथम हमें हिंदी के लिए खड़ी बोली शब्द देखने को मिलता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9। सबरस 1635 ईस्वी के रचनाकार है। एम में गंगभाट, ब में मूला वजही, स है राम प्रसाद निरंजनी, द है दौलत राम। तो सबरस 1635 ईस्वी के रचनाकार है वो है मुल्ला वजही। ब वाला ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है, मुल्ला वजही। 10 नंबर देखिए कविवचन सुधा पत्रिका की आवर्ती थी। तो पहले बता दे कविवचन सुधा ये भारतेंदु की है। भारतेंदु द्वारा संपादित जो पत्रिका है कविवचन सुधा। अब कविवचन सुधा की आवर्ती थी तो मैंने आपको एक सूत्र बताया था कहुआ। कहुआ ठीक है। कैसे हो गया? कविवचन सुधा, है से हो गया हरिश्चंद्र मैगजीन, और वा से हो गया बाला वोदिनी। बाला वोदिनी। फिर इसके बाद में 6851 मैंने इसका कोड बताया था। तो 1868 है ना। 1868 के अंदर तो क्या था? 1868 में तो हमारा यानी कविवचन सुधा थी। 1868 में 5 जोड़ेंगे तो होता है 73। 73 में हरिश्चंद्र मैगजीन थी। 73 में 1 जोड़ेंगे तो होता है 74। और 74 में थे हमारा ये बालाबोदिनी। अब इसकी बात करें कविवचन शुक्ला पत्रिका की आवर्ती थी तो देखो पहले होता है महीना तो मासिक, फिर होता है पाक्षिक यानी 15 दिन से, और फिर होता है साप्ताहिक 7 दिन से। तो मासिक, पाक्षिक और साप्ताहिक ये जो कौवा यानी क वाली है ना कविवचन सुधा, ये मासिक भी थी, पाक्षिक भी थी और साप्ताहिक भी थी। और है हरिश्चंद्र मैगजीन और बालाबोदिनी ये है वो मासिक थी, ये दोनों मासिक थी। तो अब इसका आंसर हमारा देखो मासिक, पाक्षिक, साप्ताहिक व उक्त सभी। तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हमारा हो जाएगा उक्त सभी। तो 10 नंबर में हमारा क्या हो जाएगा? उक्त सभी। ग्यारह नंबर देखिए हरिश्चंद्र चंद्रिका का प्रकाशन वर्ष है। अभी मैंने आपको बताया है भाई कहुआ, कहुआ 6851, 6851। तो क यानी कविवचन शुद्ध है का मतलब हरिश्चंद्र मैगजीन। तो 68 में 5 जोड़ेंगे 73, तो 1873। 1873 में हमारे क्या था? हरिश्चंद्र चंद्रिका का प्रकाशन वर्ष था। फिर है 12 नंबर क्वेश्चन। भारतेंदु ने किस संप्रदाय में दीक्षा ग्रहण की थी? तो अ है अद्वैतवाद, ब सॉरी अद्वैतवाद, ब अद्वैतवाद, स देवतादेववाद और द शुद्धादेववाद। तो हमारे जो भारतेंदु है उस भारतेंदु के बारे में हमें बताना है। तो भारतेंदु है वो शुद्धादेववाद यानी जो द वाला ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। भारतेंदु ने शुद्धादेववाद में दीक्षा ग्रहण की थी। आगे हमारा क्वेश्चन है 13 नंबर। हिंदी के सर्वप्रथम अभिनीत नाटक जानकी मंगल में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस पात्र की भूमिका निभाई थी? यानी एक जो नाटक था जानकी मंगल, उस जानकी मंगल नाटक के अंदर भारतेंदु ने भूमिका निभाई थी। तो किस पात्र की भूमिका निभाई थी? इसके ऑप्शन आगे हैं। अ में राम, ब में लक्ष्मण, स में जनक, द में जानकी। तो ये जो जानकी मंगल नाटक है इसके अंदर भारतेंदु ने लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी, यानी लक्ष्मण
का रूप धारण किया था। 14 नंबर देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसने अब्र उपनाम से लेखन कार्य किया था? अब्र उपनाम किसका था? एम ए प्रताप नारायण मिश्र, ब बद्री नारायण चौधरी, स अंबिका दत्त व्यास, द बालकृष्ण भट्ट। तो अब्र है वो नाम था बद्री नारायण चौधरी का, तो ब वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान, इस उक्ति का संबंध किस पत्र से है? यानी ये जो लाइन है वो किस पत्र के जो मुख्य पृष्ठ है उस पर लिखी हुई रहती थी? ए में नागरी निरद, ब में ब्राह्मण, स में हिंदी प्रदीप और द में भारतेंदु। तो ये जो 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान, ये हमारे जो पत्र है वो ब्राह्मण, ये ब्राह्मण पत्र है। इस ब्राह्मण पत्र के ऊपर प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा संपादित है। और ये जो हिंदी प्रदीप है, ये हिंदी प्रदीप है हमारे बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। और भारतेंदु है वो है राधा कृष्ण दास, राधा कृष्ण दास। और नागरी निर्दय वो है बद्री नारायण चौधरी, बद्री नारायण चौधरी। तो इस प्रकार ये अलग अलग है। तो हमारे जो 15 वाले का ऑप्शन है वो ब वाला सही है। ब्राह्मण जो पत्र है उस पर ये लिखी हुई रहती थी और इनके ये संपादन है अलग अलग। नागरी नृत्य के बद्री नारायण चौधरी हो गए, ब्राह्मण के प्रताप नारायण मिश्र हो गए, हिंदी प्रदीप के बालकृष्ण भट्ट हो गए और भारतेंदु के राधा कृष्ण दास हो गए। क्वेश्चन नंबर 16, हिंदी प्रदीप के संपादक थे। तो 16 नंबर का अभी मैंने आपको बताया है। ए में बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, ब में प्रताप नारायण मिश्र, स में बालकृष्ण भट्ट और द में राधाचरण गोस्वामी। तो हिंदी प्रदीप के हो गए हमारे बालकृष्ण भट्ट, स वाला ऑप्शन है इसका राइट है। 17 नंबर देखिए, भारतेंदु मंडल के सबसे वरिष्ठ कवि है, भारतेंदु मंडल के सबसे वरिष्ठ कवि है। एम में भारतेंदु हरिश्चंद्र, ब बद्री नारायण चौधरी, आगे ऑप्शन देखिए, स है बालकृष्ण भट्ट, द है राधा कृष्ण दास। तो हमारे जो भारतेंदु है उसके जो वरिष्ठ कवि है वो है बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट, स वाला ऑप्शन है इसका राइट है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, शुभ सरस देश सने पूरित प्रकट हवे आनंद भरे, इस कथन का संबंध किस पत्र से है? ए में है नागरी नीरद, ब में ब्राह्मण, स में हिंदी प्रदीप, द में भारतेंदु। तो ये जो शुभ सरस देश सने पूरित प्रकट हवे आनंद भरे, ये जो वाक्य है वो किस पत्र के मुख्य पृष्ठ पर लिखा हुआ रहता था? तो हमारे 18 नंबर में जो स वाला है हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप जो बालकृष्ण भट्ट इसके जो संपादक थे, इस पे ये लिखा हुआ रहता था। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना कब हुई थी? 1890 ईस्वी में, 1893 ईस्वी में, 1896 ईस्वी में और 1900 ईस्वी में। तो नागरी प्रचारणी सभा काशी है उसकी स्थापना 1893 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1893 ईस्वी में। 1896 ईस्वी में नागरी प्रचारणी पत्र है उसका संपादन किया गया था। ठीक है, तो 1893 में स्थापना हुई थी और 1896 पत्र का संपादन किया गया। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना में किसका योगदान नहीं रहा? यानी जिसका, ये जो नहीं वाला जो क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से पढ़ना है। यानी ये पूछा है जिसका संबंध इससे नहीं था, जिसका योगदान इसमें नहीं था। ए है बाबू श्याम सुंदर दास, इसका तो था। ब है श्याम बिहारी मिश्र, स रामनारायण मिश्र, द है शिव कुमार सिंह। तो देखिए मैंने आपको बताया था श्याम राम शिव, श्याम राम शिव। तो श्याम सुंदर दास है वो इसमें थे, फिर आता राम नारायण मिश्र इसमें थे, फिर आता है शिव कुमार, तो शिव कुमार सिंह इसमें थे। अब देखो बाबू श्याम सुंदर दास और श्याम बिहारी मिश्र, तो इसमें आप कंफ्यूजन होते हो तो भाई श्याम जैसे श्याम राम शिव,
तो श्याम बिहारी मिश्र है ना, वो नहीं है, क्योंकि ये मिश्र बंधु थे। मिश्र बंधुओं में नाम इसका आता है श्याम बिहारी मिश्र का। तो इसलिए इनका संबंध है वो नागरी प्रचारणी सभा से नहीं था। यानी ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जो आपको कंफ्यूजन पैदा करते हैं एग्जाम में, तो आपको इसको अच्छे से थोड़ा दिमाग में सेट करके जाना होता है। जैसे वो केदारनाथ अग्रवाल और केदारनाथ सिंह है, तो उनमें भी आपको कंफ्यूजन होता है। एक तो होता है केदारनाथ अग्रवाल और एक केदारनाथ सिंह। तो केदारनाथ अग्रवाल 1911 ईस्वी जन्म डेट है, और केदारनाथ सिंह है उनकी 1934 ईस्वी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इन केदारनाथ अग्रवाल है वो पहले, केदारनाथ अग्रवाल पहले और केदारनाथ सिंह है वो बाद में है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21, नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा 1896 ईस्वी में प्रकाशित नागरी प्रचारणी पत्र की आवृत्ति थी। यानी वो जो पत्र 1896 में प्रकाशित था वो कब आता था? यानी 1 महीने से आता था, 2 महीने से आता था, या 15 दिन से आता था, या सप्ताह से? तो वो एम ए अर्धवार्षिक, ब त्रैमासिक। तो यहाँ पर हमारा आंसर निकल जाता है। इसके 2 ऑप्शन आगे, परंतु जो इसकी आवृत्ति वो त्रैमासिक थी, यानी 3 महीने से एक बार आता था। साल में ये 4 पत्र प्रकाशित होते थे। तो इसकी आवृत्ति क्या थी? त्रैमासिक। आगे देखिए, आगे इसके 2 ऑप्शन है, मासिक और पाक्षिक, ये इसके है नहीं। फिर देखो 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन है, नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब की गई थी? यानी जो हिंदी साहित्य सम्मेलन है जिसकी स्थापना प्रयाग में की गई थी, तो उसकी हमारे को सन बतानी है। ए में 1893 ईस्वी, ब में 1896 ईस्वी, स में 1900 ईस्वी और द में 1910 ईस्वी। तो इसका जो आंसर है वो द वाला है, 1910 ईस्वी। यानी हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना 1910 ईस्वी में थी। 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हुआ था 1900 ईस्वी में। 1896 में नागरी प्रचारणी पत्र का प्रकाशन हुआ था, और 1893 ईस्वी नागरी सभा की स्थापना हुई थी। तो ये अलग अलग सन होगा। आगे देखिए 23 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, सरस्वती पत्रिका किसके विचारों का प्रतिफल थी? यानी जो सरस्वती पत्रिका है वो किसके विचारों का प्रतिफल थी? तो ए में श्याम सुंदर दास, ब में राधा कृष्ण दास, स में चिंतामणि घोष, द में महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इनका सारों का ही संबंध सरस्वती पत्रिका से है, परंतु जो सरस्वती पत्रिका जो जिसके विचारों का प्रतिफल थी वो थे चिंतामणि घोष। यानी चिंतामणि घोष है उसके द्वारा सरस्वती पत्रिका का जो विचार है वो दिया गया। फिर है 24 नंबर क्वेश्चन। 1900 ईस्वी में प्रकाशित सरस्वती का संपादन शुरुआती 1 वर्ष तक एक संपादक मंडल द्वारा किया गया था। निम्न में से कौन इस मंडल में शामिल नहीं था? यानी शुरुआत में जो 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका प्रकाशित हुई थी, ठीक है, तो उस सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन के समय 1 वर्ष तक उसका जो संपादन है वो किसी एक संपादक मंडल ने किया था। तो उसमें कौन कौन शामिल थे, ठीक है, वो बताना है हमें। तो देखिए बाबू श्याम सुंदर दास, तो ये इनके अंदर थे संपादक मंडल में शामिल। ब राधा कृष्ण दास, ये भी इनके अंदर थे। स कार्तिक प्रसाद, ये भी थे। द महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी इनका संबंध सरस्वती पत्रिका से था, परंतु शुरुआत में जो संपादन 1 वर्ष तक था उस समय नहीं था, क्योंकि 1903 से 1920 तक ये संपादक रहे थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इनका संबंध है वो 1 वर्ष वाले में नहीं था, इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? द वाला हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, सरस्वती पत्रिका के सर्वप्रथम स्वतंत्र संपादक कौन थे? यानी 1 वर्ष तक है वो कौन थे भाई? 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हुआ था, और उससे 1 वर्ष तक 1901 तक वो संपादक मंडल थे, वो उनका संपादन कर रहे थे, ठीक है। तो शुरुआत में जो 1901 में बने वो बने थे बाबू श्याम सुंदर दास। तो सरस्वती पत्रिका के सर्वप्रथम स्वतंत्र संपादक कौन थे? बाबू श्याम सुंदर दास थे। तो हमारा ब वाला ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। आगे देखिए, आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने? वो अभी मैंने आपको बताया था 1903 से लेकर 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे थे। तो हमारा ए है 1900 ईस्वी, ब 1901 ईस्वी, से 1903 ईस्वी। तो ये पूछ रहा है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने थे? तो 1903 ईस्वी में बने थे और 1920 तक रहे थे। और
1920 से आगे 1947 तक वो देवीदत्त, आगे उसके देवीदत्त मिश्र ऐसा नाम है, देवीदत्त नाम है, वो रहे थे। देवीदत्त मिश्र या देवीदत्त शुक्ल है, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, वो रहे थे 1947 तक। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, सरस्वती पत्रिका की आवृत्ति थी, सरस्वती पत्रिका की आवृत्ति थी अर्धवार्षिक, त्रैमासिक, मासिक और पाक्षिक। तो सरस्वती पत्रिका है वो महीने में एक बार आती थी, इसलिए मासिक थी। सरस्वती पत्रिका की आवृत्ति क्या थी? मासिक थी, यानी एक साल में इसके 12 अंक आते थे। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, काव्य मंजूषा की रचनाकार है, ये काव्य मंजूषा के है यहाँ पर, ठीक है, के रचनाकार है, की नहीं है। ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, ब मैथिली शरण गुप्त, स अयोध्या सिंह उपाध्याय, द पंडित श्रीधर पाठक। तो हमारे काव्य मंजूषा है उसके रचनाकार थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। ए वाला ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 है, करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि इन्हें मिलता नहीं प्रसाद। उक्त कथन के प्रतिपादक है, यानी ये जो लाइनें किसने कही थी? अ मैथिली शरण गुप्त, ब महावीर प्रसाद द्विवेदी, स रामसाई द्विवेदी, द अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि इन्हें मिलता नहीं प्रसाद, ये उक्ति हमारे मैथिली शरण गुप्त ने कही थी। इसने कही थी मैथिली शरण गुप्त ने। आगे देखिए, ये आज का इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, द्विवेदी द्वारा रचित संपूर्ण साहित्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली के नाम से कितने खंडों में संकलित है? यानी जो महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली है वो कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है, ये बात बतानी है। अ 5 खंडों में, ब 8 खंडों में, स 12 और द 15। तो जो महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली है वो 15 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। कितने खंडों में? 15। और जो हजारी प्रसाद द्विवेदी रचनावली है वो 11 खंडों में। तो अलग अलग याद रखनी है आपको, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी रचनावली वो 11 खंडों में और महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली वो 15 खंडों में, ठीक है। तो इस क्लास के अंदर हमने 30 क्वेश्चन लिए। इसके अलावा हम आगे 2-3 क्लास है इसी प्रकार जो क्वेश्चन आंसर है इनकी हम करेंगे, ठीक है, जिससे हमारे जो यहां तक हमने पढ़ा है तो आधुनिक काल से संबंधित जो भी क्वेश्चन है उनका रिवीजन भी हो जाएगा और हमारे को इनका नॉलेज भी हो जाएगा क्वेश्चनों का, ठीक है। तो ये 2-3 क्लासें हम ये करेंगे, उसके बाद में जो अगला टॉपिक है वो लेंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।